जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग गुड। सिर्फ 11 स्टूडेंट्स हैं, बाकी भी स्टूडेंट्स जो आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको आप लोग मैसेज कहते हैं कि क्लास जो है ज्वाइन कर लें। हम आज जो है वो लैब स्टार्ट करें, ठीक है। मैं भी आपके ग्रुप में जो है वो एक मैसेज लीव कर देता हूँ। अच्छा, ज़रा कोई भी स्टूडेंट मुझे ज़रा एक्नॉलेज कर दे कि मेरी आवाज़ जो है वो आप लोग तक आ रही है। एम आई ऑडिबल टू यू? जी, मेरी आवाज़ आप लोग तक आ रही है या नहीं आ रही है? कोई एक भी स्टूडेंट जो है वो ज़रा एक्नॉलेज कर दें। यस, ठीक है। थैंक यू शोज़ा ब्रदर। अच्छा, चलें आज की हम लैब स्टार्ट करेंगे। अच्छा, तो आज हम जो है कोशिश करेंगे कि आपकी मैक्सिमम लर्निंग हो जाए, पूरा टाइम जो है वो कंज्यूम हो और हम मैक्सिमम लर्निंग। और अगर पिछली लैब में भी कोई चीज़ रह गई है, कोई चीज़ किसी को समझ नहीं आई, तो उसको हम इन डिटेल देख लेंगे, ठीक है। कहीं पर भी ऐसा लगे आप लोगों को कि आवाज़ ब्रेक हो रही है, वॉइस आप लोगों को नहीं आ रही, तो उसी वक्त आप लोग मुझे रोक के बता दीजिएगा ताकि बाद में कोई मुश्किल ना हो, ठीक है। अच्छा, 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 ऐसा कोई स्टूडेंट तो नहीं है कि जिसने लैब वन के अंदर हमने जैसे देखा था कि हम इंस्टॉलेशंस वगैरह कर रहे थे, प्रोजेक्ट किस तरह क्रिएट करना है, वो तमाम चीज़ हमने देखी थी। अगर अभी तक कोई ऐसा स्टूडेंट है कि जिसको प्रोजेक्ट क्रिएशन में कोई इशू आ रहा है या प्रोजेक्ट क्रिएट करने में कोई मसला आ रहा है, तो ताकि अभी सॉल्व कर लें और अभी ही देख लें। मैं आज दोबारा से स्टार्टिंग से प्रोजेक्ट क्रिएट कर देता हूँ ताकि आप लोग देख लें, अगर किसी का कोई इशू या एरर रह गया तो आगे चल के आगे की जो लैब्स हैं उसमें ताकि परेशानी ना हो, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, आज स्टार्टिंग से एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। हम माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो में जाएंगे, ठीक है। न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। अच्छा जी, न्यू प्रोजेक्ट के बाद हम क्या करेंगे, विजुअल सी प्लस प्लस के अंदर Win32 कंसोल एप्लीकेशन पे जाएंगे। कोई भी अपनी एप्लीकेशन का आप नाम दे दें भाई, चलें इसी यही रहने दें, कंसोल एप्लीकेशन 14, और ओके कर दें, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास एक पॉपअप आएगा, ठीक है। इसमें नेक्स्ट कर दें इसको। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर एम्प्टी प्रोजेक्ट पे क्लिक करें और यहाँ से इसको फिनिश कर दें। एक एम्प्टी प्रोजेक्ट आपके पास क्रिएट हो जाएगा आपके राइट हैंड सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर, आप देखेंगे तो, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आपने क्या किया, आपने सबसे पहले तो इसकी बिल्ड डिपेंडेंसीज में जाना है, राइट क्लिक करके, और बिल्ड कस्टमाइजेशन पे जाएंगे, मैसम को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और यहाँ से ओके कर देंगे। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, आपने सोर्स फाइल्स पे जाके ऐड न्यू आइटम कर देना है, ठीक है। ऐड न्यू आइटम करेंगे और विजुअल सी प्लस प्लस में सी प्लस प्लस की एक फ़ाइल को, सॉरी, सीपीपी फाइल क्रिएट हो गई, इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। आपने यहाँ पर, अच्छा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने के पास जो एरर भी आ रहे थे ना, उन्होंने सीपीपी फाइल भी क्रिएट की हुई थी साथ में। सिर्फ आपके पास एक ही फाइल होनी चाहिए .asm की, ठीक है। सीपीपी को सेलेक्ट किया और यहाँ पर अपनी फाइल का आपने नेम दे दिया, सपोज लैब नंबर 3 .asm। .asm क्या बता रहा है कि ये एक असेंबली लैंग्वेज की फाइल है, एक ये एक्सटेंशन लाजमी आपने देनी है .asm, ठीक है। और इसको ऐड करवा देना। ऐड करेंगे तो सोर्स फाइल्स के अंदर ये फाइल आपकी ऐड हो जाएगी, lab3.asm। इसके बाद आपने क्या करना है, वापस कंसोल एप्लीकेशन पे राइट क्लिक करना है, ठीक है। इसकी जाना है आपने प्रॉपर्टीज़ में। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आपने क्या करना है, पहले तो देखना है कि माइक्रोसॉफ्ट मैक्रो असेंबलर आ रहे हैं, हाँ आ रहे हैं। उसके बाद आपने लिंकर पे जाना है, लिंकर की जनरल प्रॉपर्टीज़ पर जाना है, ठीक है। और यहाँ पर एडिशनल लाइब्रेरी डायरेक्टरीज है, इस पर आपने जाने के बाद एडिट करना है और यहाँ पर एक लाइन, न्यू लाइन ऐड करनी है यहाँ से, ये येलो वाले बटन से। फिर ये थ्री डॉट्स के ऊपर से आपने एक यहाँ पर जाके फोल्डर सेलेक्ट करना है, किसका, इरवाइन का, और वो है कहाँ पर, मेरे पास सी ड्राइव में। तो मैं यहाँ जाके इरवाइन पे क्लिक करके सेलेक्ट फोल्डर कर दूंगा, तो यहाँ पर ये फोल्डर सेलेक्ट हो गया, ओके कर दूंगा।
फिर इसी लिंकर के अंदर जनरल के बाद इनपुट के अंदर जाऊंगा और एडिशनल डिपेंडेंसीज में मल्टीपल डॉट लाइब्रेरी ऐड है, यहाँ मैं जाऊंगा और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अगर आप अपने उसमें भी देखें तो कौन सी आपने ये ऐड करवानी होती है, इंस्ट्रक्शंस में देखें एरवाइन 32 डॉट लाइव, ठीक है। आप यहाँ जाएंगे, लिखेंगे एरवाइन 32 डॉट लाइव, ठीक है, और ओके कर देंगे, यहाँ पर ये ऐड हो जाएगी। थर्ड आपने क्या करना है, लिंकर को बंद कर देना है, माइक्रोसॉफ्ट मैक्रो असेंबलर पे जाना है, ठीक है, और इसकी जनरल प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद इंक्लूड पाथ, अब इरवाइन का पाथ ऐड करेंगे, एडिट किया, बस ये 3 स्टेप आपने जाने के बाद प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद करना है, ठीक है, बाकी तो बेसिक है। यहाँ पर आपने पाथ किसका इंक्लूड करना है, अपनी यहाँ सी ड्राइव में इरवाइन का जो पाथ है, यहाँ से आपने इरवाइन का पाथ कॉपी करना है, कंट्रोल प्लस सी करके, ठीक है, और यहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर देना और ओके कर देना है। अच्छा जी, चैट में क्या आया है सर, अटेंडेंस कब होगी, अटेंडेंस भी हो जाएगी, ठीक है, अटेंडेंस भी हो जाएगी, और इंक्लूड पाथ आपने कर दिया और उसके बाद इसको अप्लाई कर देना है और ओके कर देना, ठीक है। यहाँ आपका प्रोजेक्ट क्रिएशन कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद मेरे ख्याल से किसी स्टूडेंट को प्रोजेक्ट क्रिएशन में कोई इशू नहीं होना चाहिए, पूरी लैब 1 का काम यहीं पर हमने समझ लिया कर लिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लैब 1 का जो चले यहाँ पर आपका काम हो गया प्रोजेक्ट क्रिएशन वाला, ठीक है। फिर लैब 2 हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी, इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, इसमें क्या चीज़ें हमने देखी थी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक सैम्पल कोड रन किया था, एडिशन हो रही थी उसमें। फिर डेटा रिप्रेजेंटेशन हमने देखी थी, ठीक है। कहीं पर भी आप लोगों को आवाज़ ड्रॉप हो तो वहाँ पर ही आप लोग मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। और किसी का भी कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो वो इसके अंदर हैंड रेज का ऑप्शन होता है, हैंड रेज कर ले और जब मैं बोलूँ तो फिर वो अपना क्वेश्चन कर ले, ठीक है। तो लास्ट लैब में फिर हमने देखा था डेटा की रिप्रेजेंटेशन आप किस तरह करते हैं, ठीक है। डेटा रिप्रेजेंटेशन में आप अपना बताते हैं कि आपका कोई भी डेटा है, कोई इंटीजर है, यहाँ पर जैसे ये मल्टीपल इंटीजर्स के हैं, इसके आगे रेजिक्स डिफाइन करते हैं, ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा होता है आपके डेटा को, ठीक है। रेजिक्स क्या बताता है, ये जो REDIX रेजिक्स है, ये क्या बताता है कि ये डेटा किस फॉर्म में है, किस नंबर सिस्टम पे है, आइदर ये डेसिमल है, बाइनरी है, ये हेक्साडेसिमल है, ठीक है। किस तरह H अगर उसके आगे लगा है तो ये हेक्साडेसिमल है, D लगा है तो डेसिमल है, अगर B इसके आगे रेजिक्स है तो बाइनरी है, R लगा है तो ये इनकोडेड रियल है, ठीक है। और बाकी ये डेटा टाइप्स क्या क्या होती हैं ये आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है। इनकोडेड रियल क्या होती हैं वो अभी हम लैब नंबर 9 के अंदर देखेंगे, ठीक है। और बाकी इसमें एक और बात बताई हुई थी कि भाई अगर आपके डेटा के साथ कोई भी रेजिक्स नहीं लगा तो आप उसको एज अ डेसिमल कंसिडर करेंगे, ठीक है, ये चीज़ हो गई। और जब भी आपके पास हेक्साडेसिमल आए और हेक्साडेसिमल के अंदर स्टार्टिंग विद अ कैरेक्टर हो रहा है, यानी कि ABCDE, इससे अगर स्टार्ट हो रहा है तो उसके साथ आपने लीडिंग जीरो, यानी कि उसके स्टार्टिंग में जीरो लगा देना है, स्टार्ट अल्फाबेट से नहीं हो सकता, ठीक है। बस ये 3-4 बातें थी डेटा रिप्रेजेंटेशन के अंदर। अच्छा, उसके बाद थर्ड चीज़ हमने सेगमेंट्स देखे थे। इस सेगमेंट्स क्या होते हैं बेसिकली, सेगमेंट्स आपने देखा था कि ब्लॉक ऑफ कोड को डिफाइन करने के लिए आप सेगमेंट्स क्रिएट करते हैं। सेगमेंट्स को हम डायरेक्टिव भी कह रहे होते हैं, यहाँ पर आप देखें सेगमेंट्स को हम डायरेक्टिव्स भी कह रहे होते हैं, ठीक है। 2 किस्म के हमने डायरेक्टिव्स पढ़े थे, एक डॉट डेटा डायरेक्टिव या डॉट डेटा सेगमेंट, और डॉट कोड डायरेक्टिव या फिर डॉट कोड सेगमेंट, ठीक है। कई जगहों पे आप इसको डायरेक्टिव भी कह रहे होते हैं सेगमेंट्स, अभी लैब 3 के अंदर एक जगह पे आप लोग इसको डायरेक्टिव कह रहे होंगे, ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, आप डॉट और उसके आगे डेटा, डॉट और कोड, इसके अंदर क्या होगा, डॉट डेटा डायरेक्टिव बेसिकली किस लिए इस्तेमाल हो रहा होता है, इनिशियलाइजेशन के लिए, ठीक है, या फिर आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है, कोई स्ट्रिंग डिक्लेयर करना है, ठीक है, या कोई असाइनमेंट करनी है, ठीक है, तो उसके लिए हम डॉट डेटा डायरेक्टिव यूज कर रहे होते हैं। डॉट डेटा के अंडर यानी डॉट डेटा डायरेक्टिव लिखा और उसके नीचे जितना भी आप कोड लिखेंगे वो डॉट डेटा डायरेक्टिव में आएगा, और वो तमाम कोड एग्जीक्यूटेबल कोड नहीं होगा, वो इस तरह का इंस्ट्रक्शन होगा जैसे आप C++ या C# वगैरह में लिखते हैं इंटीजर A, बस यहाँ आपने क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया एक,
वेरिएबल। तो या फिर आपने कहा इंटीजर वेरिएबल 1 इक्वल्स टू 5, ये क्या हो गई, ये असाइनमेंट हो गई, आपने असाइन कर दी वैल्यू ए को। तो इस तरह के डिक्लेरेशन या असाइनमेंट वाले जितने भी मामला हैं वो आप डॉट डेटा के, मतलब आप समझ लो उस ब्लॉक में लिख रहे होते हैं जिसकी हेडिंग डॉट डेटा होती है, और डॉट कोड के अंदर आप तमाम एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन, जैसे कि यूजर से इनपुट लेना है, आउटपुट देना है, कोई मूव करवाना है, ऐड सब्ट्रैक्ट अर्थमेटिक ऑपरेशंस, लूप्स और कंडीशनल स्टेटमेंट्स, स्टैक, ये तमाम चीज़ें आप डॉट कोड सेगमेंट या डॉट कोड डायरेक्टिव के अंदर लिख रहे होते हैं। तो अभी हमने बेसिकली ये दोनों डायरेक्टिव्स को या सेगमेंट्स को पढ़ा। ठीक है, फिर हमने डेटा रजिस्टर्स को पढ़ा। अच्छा, चले मुझे कौन बताएगा कि कितने किस्म के हमारे पास डेटा रजिस्टर्स मौजूद होते हैं असेंबली लैंग्वेज के अंदर? जी, लास्ट लैब में हमने पढ़ा है। जी, अच्छा, सबसे सबसे बिगेस्ट हमारे पास रजिस्टर जो है वो 4 होते हैं, वो उनके कोई नाम बता दें मुझे, और उनका साइज क्या होता है? माइक ओपन करके आप बता सकते हैं जी। 32 बिट्स के होते हैं और 16 के होते हैं। ठीक और है, 32 बिट्स, हाँ बिल्कुल सही है। 32 बिट वाले जो हैं उनका कोई नेम बता दें मुझे। ई एक्स, सही है। ई बी एक्स, ई सी एक्स ठीक है, और ई डी एक्स। और ई डी एक्स। ठीक है, अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, और 8 बिट वाले जो रजिस्टर्स हैं उनके कोई मुझे ज़रा नाम बता दें। ए एक्स, बी एक्स, सी एक्स, डी एक्स। ये तो 16 बिट वाले हैं, ये तो 16 बिट वाले बिट रजिस्टर्स हो गए। 16 बिट वाले ये हो गए। हाँ, और थर्टी एट टू बिट वाले वाले आपको बता दिए। ए एट एल, अच्छा, ये बता दें कि ए, 8 बिट के कितने रजिस्टर्स होते हैं? 32 बिट 4। के तो हमारे पास 4 होते हैं, और 16 बिट के भी 4 होते हैं, लेकिन 8 बिट के कितने रजिस्टर्स होते हैं? 8। बिल्कुल सही, 8 रजिस्टर्स होते हैं, और वो होते हैं ए एच, बी एच, सी एच, डी एच, ए एल, बी एल, सी एल, डी एल। ठीक है, वेरी गुड। इसका मतलब लास्ट लैब की चीज़ें कुछ आप लोगों को याद है। ये हमने अगर आप लोगों को स्क्रीन शेयर तो हो रही है ना, स्क्रीन तो शेयर हो रही है ना आप लोगों को? सर हो रही है। ठीक है, तो ये रजिस्टर्स हमने कुछ पढ़े थे। रजिस्टर्स बेसिकली आपको प्री डिफाइंड असेंबली लैंग्वेज में गिवन होते हैं। इसकी एक पहले से ही डिफाइंड इसके अंदर स्टोरेज होती है। ई एक्स, ई बी एक्स, ई सी एक्स, ई डी एक्स जो है वो 32 बिट होते हैं। इसको हाफ कर दें तो 16 बिट के हमारे पास 4 रजिस्टर्स बन जाते हैं, जो कि ये ब्राउन वाला अगर एक रो देखें तो ए एक्स का है, ये ब्राउन वाली सेकेंड रो, ये जो ग्रे वाली सेकेंड रो देखें तो ये बी एक्स की है, फिर ये डी एक्स, सी एक्स, फिर डी एक्स, और इनके भी मल्टीपल पर्पसेस होते हैं। ई ए एक्स, ए एच, ए एल, ए एक्स, इसको आप एक्यूमुलेटर कह रहे होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशंस के लिए, इनपुट आउटपुट के लिए ये रजिस्टर इस्तेमाल हो रहे होते हैं। बी एक्स या ई बी एक्स, बी एच, बी एल, इनको आप बेस रजिस्टर कह रहे होते हैं। फिर सी एक्स जो है वो काउंटर के लिए इस्तेमाल होता है, डी एक्स जो है वो डाटा रजिस्टर होता है, सेम एक्यूमुलेटर वाला ही काम कर रहा होता है। ठीक है, फिर इसका मतलब आपको डाटा रजिस्टर्स का कॉन्सेप्ट तो क्लियर है। ठीक है, फिर हमने प्री डिफाइंड कुछ इरवाइन के फंक्शन देखे थे, जिसमें सबसे पहले हमने देखा था कि आप यूज़र को आउटपुट स्क्रीन पे कोई भी वैल्यू किस तरह राइट करते हैं। ठीक है, तो राइट करने के क्या तरीके थे? कॉल राइट इंटीजर, कॉल राइट बाइनरी, कॉल राइट डेसिमल, या कॉल राइट हेक्सा। अब डिपेंड करता है आप किस वैल्यू को, किस इंटीजर वैल्यू को या बाइनरी को या डेसिमल को या हेक्सा को अपने आउटपुट स्क्रीन के ऊपर शो करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये किस तरह चलता है? जो भी ई ए एक्स रजिस्टर यानी कि एक्यूमुलेटर में वैल्यू होती है उसको राइट इंटीजर कर देता है या राइट बाइनरी कर देता है, एंड सो ऑन। इसके बाद हमने एक एग्जांपल देखी थी, अगर हमने 2 इंटीजर्स को ऐड करना है तो हम क्या कर रहे थे? यहाँ पर अपने मेन प्रोसीजर के अंदर हमने क्या किया था? मूव का इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करके 10,000 हेक्साडेसिमल वैल्यू को ऐड किया, किसके साथ? 40,000 के साथ, और वो जाके सेव कहाँ हुई? ई ए एक्स यानी कि 40,000 में। ठीक है, और फिर हमने डंप रजिस्टर किया तो वो हमारे पास तमाम रजिस्टर्स उसने शो कर दिए थे।
जिसके अंदर जो जो वैल्यूज थी उसमें हमने चेक कर लिया कि EAX में 50,000 HE थी। तो ये उसकी बाकी एक्सप्लेनेशन आपने लास्ट टाइम देखी थी। फिर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इंस्ट्रक्शन थे, एडिशन सब्ट्रैक्शन थे, ये तमाम अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस हमने देखे थे। और लास्ट लैब में आपके पास ये कुछ क्वेश्चंस थे, ठीक है, ये 4 क्वेश्चंस थे, जिसमें से फर्स्ट भी मैंने आपको करवा दिया था और सेकंड भी मैंने आप लोगों को सॉल्व करके बता दिया था। बाकी सिर्फ ये 3 बचे थे। मोस्टली स्टूडेंट्स के जो है वो ये सॉल्व बिल्कुल सही तरीके से कर लिए और मार्क्स भी उन लोगों के अपडेट हो चुके हैं। और किसी की अगर एक आध जगह मिस्टेक थी तो वो इसीलिए यही थी कि वो या तो किसी का एक आध पार्ट मिसिंग होगा, तो इसलिए उसके 5 आउट ऑफ 4 मार्क्स होंगे, वरना ज़्यादा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के 5 आउट ऑफ 5 ही मार्क्स थे। या फिर एक आध स्टूडेंट का जो है वो, एक दो स्टूडेंट्स का जो है वो एक आध पार्ट के अंदर आंसर डिफरेंट आ रहा होगा, तो वो सिर्फ एक पार्ट के मार्क्स डिडक्ट हुए होंगे, बाकी मोस्टली स्टूडेंट्स के फुल मार्क्स ही थे। ठीक है, तो ये आप लोगों ने देख लिया होगा, आपकी लैब 1 और 2 भी चेक हो गई थी, अपलोड हो गए थे मार्क्स। अब आते हैं हम आज की लैब पे, लैब नंबर 3 के ऊपर। ये तो थोड़ा सा हमने रिवीजन देख लिया कि लैब नंबर 2 में क्या फंडामेंटल्स हमने पढ़े थे, ठीक है, सेगमेंट्स और डेटा रजिस्टर्स और इनपुट या आउटपुट देने का तरीका, ठीक है। और प्रोजेक्ट क्रिएशन भी अभी हमने देख ली, प्रोजेक्ट क्रिएट भी कर लिया, तो लैब 1 वाला काम भी हो गया। अब लैब नंबर 3 पे आते हैं। लैब नंबर 3 में आपको क्या बताया गया है, असेंबली लैंग्वेज फंडामेंटल्स के ही पार्ट 2 है ये। इसमें भी फंडामेंटल चीज़ें ही डिस्कस हो रही होंगी, इतनी ज़्यादा इन डिटेल या इतनी टफ नहीं होंगी, इजी चीज़ें थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आपको समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आपको बताई हुई है आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं, जैसे आप C# में या C++ में इंटीजर A करते हैं या इंटीजर B करते हैं, या फिर कोई स्ट्रिंग A स्ट्रिंग B कैरेक्टर A B, या फिर कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं, तो वो वेरिएबल, ठीक है, या जो कंटेनर होता है जिसमें आप वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, उसको हम यहाँ पर आइडेंटिफायर्स भी कह रहे होते हैं। ठीक है, आइडेंटिफायर यानी कि वो कोई ना कोई वैल्यू को स्टोर कर रहा होगा। ठीक है, तो उसको डिफाइन करने के कुछ तरीके यहाँ पर आपको बता दिए, कुछ सेट ऑफ रूल्स डिफाइन कर दिए। और वो क्या है कि भाई आइडेंटिफायर अगर आपने क्रिएट करना है तो वो 1 से 247 कैरेक्टर जितने भी आपके कीबोर्ड के ऊपर होते हैं उन तमाम को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इंक्लूडिंग डिजिट्स। केस सेंसिटिव नहीं होते। अगर आप इंटीजर ABC लिखेंगे स्मॉल में या फिर इंटीजर ABC कैपिटल में लिखेंगे तो दोनों बराबर है, केस सेंसिटिव नहीं होते। ठीक है, और कोई भी वेरिएबल अगर आप क्रिएट करेंगे तो वो स्मॉल में हो या कैपिटल में हो, उसमें फर्स्ट लेटर स्मॉल हो या कैपिटल हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है असेंबली लैंग्वेज में। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में फ़र्क पड़ता भी है, ठीक है, कुछ जो है वो केस सेंसिटिव होती भी है। ठीक है, फिर द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अ लेटर, अंडरस्कोर, एट, क्वेश्चन मार्क और डॉलर। तो ये तमाम हो सकते हैं आपका फर्स्ट कैरेक्टर। जैसे आप यहाँ पर एग्जांपल्स में भी देखेंगे तो फर्स्ट कैरेक्टर यहाँ पर अंडरस्कोर गिवन है, यहाँ पर डॉलर गिवन है, कहीं क्वेश्चन। तो ये कुछ लैंग्वेजेस में ये रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप अंडरस्कोर फर्स्ट नहीं हो सकता, अल्फ़ाबेट ही होना चाहिए। यहाँ पर गिवन है कि कैपिटल भी हो सकता है, अल्फ़ाबेट स्मॉल भी हो सकता है, अंडरस्कोर भी हो सकता है, @ भी हो सकता है, तो ये तमाम हो सकता है। ठीक है, डिजिट्स। अच्छा, एन आइडेंटिफायर कैन नॉट बी सेम एज द असेंबलर रिजर्व कीवर्ड। अगर आपने कोई आइडेंटिफायर क्रिएट करना है तो वो आपकी असेंबली लैंग्वेज के जो रिजर्व कीवर्ड्स हैं, जैसे कि मूव, ऐड, सब्ट्रैक्ट, फॉर, वाइल, और जितने ये जो फॉर वाइल वगैरह ये तो लूप्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, या फिर कोई इनपुट आउटपुट के लिए राइट या ऐड, इस तरीके के जितने भी रिजर्व कीवर्ड्स हैं, ठीक है, उन तमाम को आप यूज़ नहीं कर सकते। उसके अलावा जो मर्जी में आए वह आप वेरिएबल का नेम क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए कुछ एग्जांपल्स भी गिवन है आप, जैसे कि ये var1 काउंट, जिसमें C कैपिटल है, आप चाहे स्मॉल भी रख सकते हैं, डॉलर फर्स्ट, अंडरस्कोर मेन, मैक्स, ओपन अंडरस्कोर फाइल, एक्स पे। तो इस तरीके के आप चाहें तो कोई भी वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं, जिसको हम यहाँ पर आइडेंटिफायर्स भी कह रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, सेकंड चीज़ आ जाती है डिफाइनिंग डेटा एंड इंट्रिंसिक डेटा टाइप्स। तो डेटा टाइप्स क्या होती हैं, डेटा टाइप्स यानी कि आपके पास जो आप ये वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, सपोज मैं यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, जैसे रजिस्टर था, रजिस्टर के अंदर क्या था, आपके पास प्री डिफाइंड साइजेस थे, यानी 32 बिट, 8 बिट और
और उनके नेम्स डिफाइन थे। अब आप जो वेरिएबल क्रिएट करेंगे इसका भी तो कोई ना कोई साइज होगा, ठीक है। उसका साइज डिफाइन करने के लिए आप उससे पहले डेटा टाइप लगाएंगे। जैसे आप डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में उससे वेरिएबल के नेम से पहले डेटा टाइप उसकी लिखते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी आप उसकी डेटा टाइप लाजमी लिखेंगे। आप वेरिएबल वन या var वन बना रहे हैं तो इससे पहले इसकी डेटा टाइप लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, एक मिनट। तो वो आप किस तरह करेंगे, उसके अंदर आपके पास मल्टीपल डेटा टाइप्स हैं। वो क्या है, बाइट, एस बाइट। ये कितनी अगर हम लिख देते हैं वेरिएबल वन बाइट, ठीक है, यानी कि इसकी डेटा टाइप है बाइट। तो हम जैसे आप सी प्लस प्लस वगैरह में देखते हैं कि डेटा टाइप आप पहले लिख रहे होते हैं, यानी कि इंटीजर ए। यहाँ पर क्या होगा कि आप डेटा टाइप को बाद में लिखेंगे। आपने वेरिएबल वन स्पेस बाइट, तो उससे क्या पता लगेगा कि ये वेरिएबल वन बाइट टाइप का है, ठीक है। तो बाइट टाइप का क्या मतलब है कि उसमें आप 8 बिट का डेटा स्टोर कर सकते हैं, 8 बिट वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह वर्ड है, वर्ड जो है वो बाइट का डबल है, यानी कि 16 बिट का आप डेटा उसमें स्टोर कर सकते हैं। यानी कि ये वेरिएबल वन जो है वो कितना हो जाएगा, 16 बिट की वैल्यू को स्टोर कर सकेगा। अगर आप इसकी डेटा टाइप डी वर्ड दे देते हैं तो डी वर्ड क्या है, वर्ड का डबल, यानी कि 16 का डबल, 32 बिट, 32 बिट का डेटा आप उसमें स्टोर कर सकते हैं। हाँ, विजुअल बेसिक में भी बाद में लिखते हैं, ठीक है। विजुअल बेसिक में भी आप बाद में लिखते होंगे। अच्छा, तो बस ये बात आपने इसको याद रखना है कि आप जब भी डेटा टाइप देंगे तो वो आप इसके बाद दे रहे होंगे, और जो भी आपने वेरिएबल का नाम लिखा है उस वेरिएबल के अंदर कितनी स्पेस आपने रखनी है। अगर आप बाइट रखेंगे तो आप 8 बिट या उससे छोटी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, इससे बड़ी वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। बाइट का डबल वर्ड 16 बिट, वर्ड का डबल डी वर्ड 32 बिट, 32 बिट, या डी वर्ड का डबल यानी कि उससे भी डबल वैल्यू 32 बिट से कितनी हुई 64 क्यू वर्ड। फिर टी बाइट जो है वो 80 बिट, ठीक है। फिर बाकी आपके पास और रियल 4, रियल 8, रियल 10, ये जो है हम फ्लोटिंग पॉइंट की जब हम टॉपिक पढ़ेंगे लैब नंबर 9 के अंदर, उसके अंदर हम ये रियल वैल्यूज़ को इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो ये तब हम जाके डिस्कस करेंगे कि ये आई ट्रिपल ई शॉर्ट रियल क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है। अच्छा, तो अभी आप मोस्टली जो यूज़ कर रहे होंगे वो होगा बाइट, वर्ड और डी वर्ड। इसी के अंदर आपको गिवन है बाइट और एस बाइट। एस बाइट का मतलब है कि ये है साइंड बाइट, वर्ड एस वर्ड, एस वर्ड का मतलब है ये साइंड वर्ड, डी वर्ड और एस डी वर्ड ये मतलब साइंड डी वर्ड। अच्छा, साइंड क्या होता है ये लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि साइंड का क्या मतलब होता है। अगर आप बाइट लिखते हैं तो ये अनसाइंड इंटीजर की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। अनसाइंड से क्या मुराद है, अनसाइंड से ये मुराद है कि आपके पास तमाम जो वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं अनसाइंड के अंदर वो पॉजिटिव वैल्यूज होनी चाहिए, यानी कि उस प्लस वाली वैल्यूज होनी चाहिए, ठीक है। और साइंड का क्या मतलब है कि इसमें पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वैल्यूज हो सकती है, ठीक है। यानी कि आप -8 अगर आपने स्टोर करना है वेरिएबल वन में तो आप डेटा टाइप क्या रखेंगे, एस बाइट, ठीक है, या एस वर्ड या एस डी वर्ड, ठीक है। और अगर आपने पॉजिटिव रखना है तो आप क्या क्या यूज़ करेंगे, बाइट, वर्ड या फिर डी वर्ड। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि साइन के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ सकती हैं, ठीक है, और अनसाइन के अंदर सिर्फ ही पॉजिटिव आ सकती है। तो अब अच्छा, इस साइन के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ सकती हैं, तो आप ये कब यूज़ कर रहे होंगे मोस्टली, यानी एस बाइट, एस वर्ड, एस डी वर्ड कब यूज़ करोगे, जब आपने यूज़र से इनपुट लेना है और इस वेरिएबल वन में स्टोर कराना है। जब यूज़र से इनपुट लेंगे तो आपको नहीं पता, पॉसिबल है कि वो नेगेटिव वैल्यू दे दे, ये भी पॉसिबल है कि वो पॉजिटिव वैल्यू दे दे, तो दोनों आ सकती हैं। तो आप उसके लिए साइन यानी कि एस बाइट या एस वर्ड या एस डी वर्ड ले लें, ठीक है। और जब आपने खुद वैल्यू असाइन करनी है या डिक्लेयर करनी है, या आपको पता है कि मैंने कोई ऐसी कैलकुलेशन परफॉर्म करूंगा जिसमें पॉजिटिव ही वैल्यू आएगी, तो आप अनसाइंड जो है वो टीचर ले रहे हैं, जैसे कि बाइट, वर्ड या फिर डी वर्ड। तो ये तमाम डेटा टाइप्स हैं, ये आप लोगों को आगे चलते याद हो जाएंगी कि बाइट जो है वो 8 बिट की वैल्यू स्टोर करता है, वर्ड जो है वो 16 बिट और डी वर्ड 32 बिट। मोस्टली यही यूज़ हो रही होगी, क्यू वर्ड और टी बाइट इतना नहीं यूज़ हो रहा होगा। तो ये हो गई आपके पास डेटा टाइप्स, ये हो गए वेरिएबल्स या फिर आइडेंटिफायर्स, ठीक है।
अच्छा, इसके बाद आते हैं हम डायरेक्टिव्स के ऊपर। डायरेक्टिव्स अभी हमने जब लैब 2 भी रिवीजन किया तो उसमें देखा दो तरह के हमारे पास डायरेक्टिव्स थे। क्या थे? अब यहाँ पर अगर आप देखें क्या लिखा है, कमांड्स दैट आर रिकग्नाइज्ड एंड एक्टेड अपॉन बाय द असेंबलर, ऐसी कमांड्स जिनके ऊपर असेंबलर काम करता है। ठीक है। अच्छा, नॉट अ पार्ट ऑफ इंटेल इंस्ट्रक्शन सेट, ये इंटेल इंस्ट्रक्शन सेट का पार्ट नहीं होते। ये एक सिर्फ आपको समझने कोड लिखने का एक पैटर्न दे रहे होते हैं। और डायरेक्टिव्स डू नॉट एग्जीक्यूट एट रन टाइम, ये रन टाइम पे एग्जीक्यूट नहीं हो रहे होते जबकि इंस्ट्रक्शन हो रहे होते हैं। अच्छा, इंस्ट्रक्शन और डायरेक्टिव में क्या फ़र्क है अभी हम देख लेंगे। यूज टू डिक्लेयर कोड डेटा एरिया सेलेक्ट मेमोरी मॉडल डिक्लेयर प्रोसीजर्स एटसेट्रा, नॉट केस सेंसिटिव नहीं होते। तो दो किस्म के डायरेक्टिव हमारे पास क्या थे, हमने क्या देखे थे, डॉट डेटा डायरेक्टिव और डॉट कोड डायरेक्टिव। ऐसे ही है, हमने ये देखा था ना, हम अगर ये कर रहे थे इंक्लूड वाइन 32 डॉट इंक्लूड और उसके बाद डॉट डेटा, ठीक है, डॉट कोड और मेन, मेन हमारा। सर जी। सर एक बात पूछनी थी, जिस तरह आपने ये लैब 1 सोर्स फाइल बनाई है लैब 3 की, आपने कहा था फर्स्ट लैब में आप चाहे तो सारी लैब्स एक ही बना सकते हैं, तो इसमें एक से ज्यादा फाइल बनती है तो जो है ना एरर आने लग जाता है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा था कि आप एक ही प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल फाइल्स क्रिएट कर लें। आप अभी जो, क्योंकि आप असेंबली लैंग्वेज कर रहे हैं, बेसिक टास्क कर रहे हैं, तो अभी आप लोग सिर्फ यही करें कि इसी फाइल के अंदर आप या तो पुराना जो कोड है उसको रिमूव करके उसी के अंदर आप चेंजिंग कर लिया करें, या फिर उसको कमेंट कर लिया करें। कमेंट भी करने का भी आपको मैं तरीका बता दूंगा। ठीक है। जब आप एक से ज़्यादा सोर्स फाइल्स क्रिएट करेंगे ना, तो उसमें मसला तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक इशू आएगा कि जब आप उसको रन करेंगे तो वो तमाम को रन कर देगा। ठीक है। तो वहां पर आपके पास इशू आ जाएगा। तो कोशिश आप ये करें कि एक ही, भले अगर आपने एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है तो बाकी पुराना कोड जो होता है उसको आप कमेंट कर दें और नीचे उसके कोड कर लें सेम फाइल के अंदर। ठीक है। ओके सर। जी सर। अच्छा, तो ये हमारे पास बेसिक सिंटेक्स क्या था, इंक्लूड इरवाइन 32 डॉट इंक्लूड डॉट डेटा डायरेक्टिव, फिर डॉट कोड मेन प्रोसीजर, और मेन प्रोसीजर में हम अपना तमाम काम करते हैं, फिर इसको execute करते हैं, मेन एंड प्रोसीजर करते हैं, एंड पी, और फिर एंड मेन। ठीक है। तो अब इसके अंदर हमारे पास दो किस्म के डायरेक्टिव्स थे, एक डॉट डेटा, अगर आप यहाँ पर देखें उसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, डॉट डेटा डायरेक्टिव और डॉट कोड डायरेक्टिव। डॉट डेटा में आप तमाम असाइनमेंट के काम कर रहे होते हैं, यानी कि वेरिएबल्स अगर आपने कोई भी क्रिएट करना है, जैसे आप यहाँ पर अगर आप देखें अभी आपने आइडेंटिफायर पढ़ा वेरिएबल वन, ये आपने क्रिएट करना है, आप क्या कहेंगे, वेरिएबल वन। ठीक है। और उसकी डेटा टाइप आप रखते हैं बाइट या फिर डी वर्ड। ठीक है, मैं रख देता हूँ डी वर्ड, यहाँ कहूँगा डी वर्ड। ठीक है। और इसके आगे, अच्छा, अब ये वेरिएबल वन, इसकी डेटा टाइप क्या है, डी वर्ड। अब मुझे कहीं भी कॉल करना होगा तो मैं किस नाम से करूँगा, वेरिएबल वन, वार वन। और इसमें मैंने वैल्यू स्टोर कर दी 10। ठीक है। तो ये 10 वैल्यू कहाँ जाके स्टोर हो गई, वेरिएबल वन में। और ये कितना इसका डेटा टाइप क्या है, डी वर्ड, यानी कि ये इसमें कितना साइज है, 32 बिट का। ठीक है। 32 बिट का साइज है, लेकिन मैंने अभी इसमें छोटी ही वैल्यू स्टोर की है। आप चाहें कि मैं से, ये तो हो गई हमारे पास क्या चीज़, अगर हम इसको देख लें तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ये आप लोगों को पता है सेमी कॉलन से, आप सेमी कॉलन के आगे आप जो भी लिखें तो वो सिंगल लाइन कमेंट होता है। इसको कमेंट कर देता हूँ। ये आपके पास क्या है, ये हो गई असाइनमेंट, ये वैल्यू असाइन कर दी। और अगर मैं इसको इस तरह लिखता, टू डी वर्ड और क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क ये कहता है कि ये मैंने डिक्लेयर कर दिया है वेरिएबल, लेकिन अभी मैंने इसमें कोई वैल्यू रखी नहीं है, इसको आप एम्प्टी रखें। ये क्या होती है, डिक्लेरेशन। ये दो तरीके होते हैं हमारे पास, या तो असाइनमेंट या फिर डिक्लेरेशन। असाइनमेंट में आप वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू स्टोर कर देते हैं, इनिशियली असाइन कर देते हैं। और डिक्लेरेशन में क्या होता है कि आप वेरिएबल तो डिक्लेयर कर देते हैं लेकिन उसमें कोई असाइनमेंट नहीं करते, क्वेश्चन मार्क दे देते हैं, यानी अभी इसको एम्प्टी रखें, आगे जाके मैं इसमें कोई ना कोई वैल्यू स्टोर करूंगा या कोई इसको मैं यूज़ करूंगा। ठीक है। तो ये दो तरीके हैं हमारे पास। अच्छा, वापस यहाँ आते हैं डायरेक्टिव्स के ऊपर। डायरेक्टिव्स हम डिस्कस कर रहे थे, तो अब ये असाइनमेंट या फिर डिक्लेरेशन के जितने मामला हैं, ये दोनों
तीनों चीज़ें इस तरह की जितने भी हम असाइनमेंट्स करेंगे या एक वेरिएबल है मल्टीपल वेरिएबल्स हम डिक्लेयर करेंगे या असाइन करेंगे उसको वैल्यूज़, तो वो तमाम हम डॉट डेटा डायरेक्टिव में कर रहे होंगे, ठीक है। इसी तरीके से जितने एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन है वो हम डॉट कोड के अंदर डायरेक्टिव में कर रहे होंगे, और डॉट कोड के अंदर भी हम एक मेन प्रोसीजर क्रिएट करते हैं और वहाँ पर ही हम ये तमाम काम करते हैं और यहाँ पर एंड प्रोसीजर कर देते हैं। अब मैं यहाँ पर सपोज जितने भी एग्जीक्यूटेबल, सपोज मैं कहता हूँ मूव वेरिएबल 2,5, सही है, तो ये क्या हो गया, एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन, सही है। हाँ, वेरिएबल सिर्फ इंटीजर स्टोर करता है, अगर स्ट्रिंग क्रिएट, हाँ आप चाहें तो उसमें स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हैं। डेटा टाइप, अच्छा डेटा टाइप यहाँ पर जो है ना वो आपको बेसिकली डेटा टाइप नहीं बता रही, वो डाटा की साइज बता रही है, ठीक है। यहाँ पर जो आप डाटा टाइप का वर्ड यूज कर रहे हैं तो वो डाटा टाइप बेसिकली आपको साइज बता रही है। अब आप उसमें स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हैं, आप उसके अंदर चाहे तो कोई इंटीजर भी स्टोर कर सकते हैं। अच्छा ये अभी आप लोगों को मैं दिखा दूंगा किस तरह से आप स्ट्रिंग को स्टोर कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके ऊपर आप परेशान ना हो, ये आगे चल के अभी मैं आपको इसी लैब में दिखा दूंगा कि स्ट्रिंग आपने स्टोर करना हो तो आप किस तरह कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा वेरिएबल 2 से दोबारा बता दें, वेरिएबल 2 आपने यहाँ पर क्या किया है, अच्छा अगर आप लोगों की मीटिंग एंड हो ना तो इसको दोबारा से रीज्वाइन कर लीजिएगा। अच्छा जवेरिया पूछ रही है कि वेरिएबल 2 में यहाँ पर आपने क्या किया, वेरिएबल 2 क्रिएट किया,